हेलो एवरीवन। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, रदरफोर्ड्स मॉडल के ड्रॉबैक्स। वो पढ़ने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम करण मुटरेजा एंड आई हैव डन माई मास्टर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है, देखो अब हमें क्या पढ़ने हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। कल हमने कहां तक पढ़ा था, रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो पढ़ा था। ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना है, उसके ड्रॉबैक्स। तो उसने क्या बोला था, जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो क्या रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, उसने ये बोला था। लेकिन उसके माइंड में ये कैसे आया कि वो रिवॉल्व कर रहा है, उसने क्या सोचा और उसने बोल दिया कि वो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। वो स्टेशनरी भी बोल सकता था, उसने रिवॉल्व क्यों बोला, क्यों? देखो अकॉर्डिंग टू, देखो अगर ये दोनों ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है तो इनके बीच में क्या एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इनके बीच में, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आखिर आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये तो तुम्हें पता ही है। तो क्या ये अट्रैक्ट करना चाहिए। और तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू जो हमारा न्यूक्लियस है, बहुत ही कम होता है। कम क्या, बहुत ही कम होता है। तो इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को क्या यहाँ पर अगर ये खड़ा है यहाँ पर, तो यहाँ पर धीरे 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 यहाँ पर आके न्यूक्लियस में फोल्ड कर जाएगा और हमारा एटम ही खत्म, उसका काम ही तमाम हो गया। लेकिन तुम्हें पता है एटम तो एग्जिस्ट करता है, एटम एग्जिस्ट कर रहा है तभी हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो यहां पर अगर स्टेशनरी रहा तो क्या होगा भाई, इसको ये तो खींच ही लेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको यूज कैसे कर लेता है, एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह उसको यूज कर लेता है। मतलब जो ये फोर्स लग रहा है उसको वो यूज किस में कर लेता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जो सर्कुलर मोशन करने में हेल्प करता है। सर्कुलर मोशन करने में जो हेल्प करता है वो हमारा क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आया कहां से, ये हमारा क्या हुआ, देखो वो तुमने पढ़ना है फिजिक्स में, तुम क्लास 12th में पढ़ोगे सर्कुलर मोशन। तो बस ये समझ लो कि सेंट्रीपिटल वो फोर्स होता है जो एक पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब देखो एग्जांपल देखो, अगर मैं एक धागे पे स्टोन बांध लिया, मैं उसको खींच रहा हूं अपनी तरफ, लेकिन वो क्या मतलब उसको वो कन्वर्ट किस में कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स में, जिसकी वजह से क्या सर्कुलर मोशन हो पा रहा है। अब देखो मान लो जो हम अर्थ और सन है, ये मेरा सन है और ये मेरा अर्थ, इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। रिवॉल्व कर रही है, इसके बीच में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तुमने पढ़ ही रखा है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इसके अंदर ये गिर क्यों नहीं जाता सन के अंदर, क्योंकि क्या हो रहा है, जो मेरा अर्थ है वो क्या उसको जो फोर्स लग रहा है ये वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, वो उसको किस में यूटिलाइज कर लेता है, एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, जिससे वो रिवॉल्व करने लग जाता है। क्योंकि एक जगह पे वो रुक गया अगर, तो वो अंदर ही गिर जाएगा उसके, तो वो उस फोर्स को जो लग रहा है उसको किस में यूज कर लेता है, एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो अब बात आ गई कि उसने क्या बोल दिया कि भाई सर्कुलर मोशन में यूज कर लेता है, तो जिसकी वजह से ये रिवॉल्व करता है इसके अराउंड और एक एक्सेलरेटेड मोशन शो करता है। अब देखो बात आई, फिर हमारे जनाब जी आए। कौन से जनाब, हमारे जनाब आए मैक्सवेल जी। मैक्सवेल क्या बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। हम ज्यादातर एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना होता है। ठीक है, हम मैक्सवेल क्या थे, पूरी इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ये सब क्या मैक्सवेल के थ्योरी से ही निकाली गई है। मतलब ये बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, इनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन क्या था, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म वगैरह में था। ठीक है, तो मैक्सवेल थ्योरी क्या कहती है, मैक्सवेल थ्योरी वेल प्रूफ थ्योरी थी। तो उसने क्या बोला कि अगर मेरा कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, वर्ड्स पर जाना, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, वो क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा, एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, रेडिएशंस की फॉर्म में। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी कि अगर मेरा कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेटेड मतलब क्या हो गया, जो जिसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन आ रहा है। देखो एक्सेलरेशन कैसे आएगा, अब देखो मान लो ये मेरा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या यहां पर वो रिवॉल्व कर रहे हैं और हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी, तो पता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन टाइम। तो अब देखो, और हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड इनटू उसका जो एक डायरेक्शन होता है, स्पेसिफिकली अगर बोले तो यहाँ पर देखो, अगर जैसे हर पॉइंट पर इसकी क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन आ रहा है, अगर एक्सेलरेशन आ रहा है तो फोर्स भी आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड मोशन
हो रहा है अगर, वो भी एक चार्ज पार्टिकल का, तो वो क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। तो रेडिएशन एमिट करने की वजह से क्या होगा, उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो देखो उस यही चीज को अगर हम अप्लाई करें रदरफोर्ड मॉडल पे, रदरफोर्ड मॉडल में बिल्कुल ये सब कुछ सटीक बैठ रहा था, बिल्कुल सेम। तो देखो इसमें क्या हो रहा था, ये मेरा क्या था, चार्ज पार्टिकल है और ये एक्सेलरेटेड मोशन भी शो कर रहा है। अभी मैंने बताया कैसे। तो होना क्या चाहिए, ये क्या करेगा, देखो क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से सुनो। होगा क्या, देखो यहां पर मेरा क्या है, प्रोटॉन, बीच में हमारा न्यूक्लियस है, ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसके अराउंड रिवोल्व कर रहा है, रिवोल्व कर रहा है, 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 कर रहा है। और देखो यहां पर साथ में हो क्या रहा है, कहां गया मार्कर, ब्लड मार्कर। तो देखो छोड़ो, हो क्या रहा है, यहां पर ये रिवोल्व कर रहा है। तो रिवोल्व करने पे क्या हो रहा है, मैंने तुम्हें क्या बताया, वो रेडिएशन एमिट करेगा। रेडिएशन एमिट मतलब रेडिएशन भी एक तरह से एनर्जी की फॉर्म ही है, वो रेडिएशन एमिट कर रहा है। रेडिएशन एमिट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब एक तरह से लगा लो, इलेक्ट्रॉन एक चक्कर मारा, उसकी एनर्जी लूज हो गई। अगर मैं अभी बोलूं तुम्हें कि एक ग्राउंड का चक्कर मारो, उसकी क्या हो रही है, एनर्जी रूल, वो क्या हो रही है, लूज हो रही है। लेकिन उसने सोच रखा है कि भाई मुझे तो चक्कर मारने ही है जितने 10-12 जितने भी मारने हैं। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ने इतना बड़ा चक्कर मारा, उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि भाई मैं इतना बड़ा और चक्कर मारूं, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या लूज हुई है यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो क्या करेगा, वो क्या चला, वो क्या करेगा, चला क्या, उसकी एनर्जी भी लूज हो गई है। तो वो क्या, अब एक जो दूसरा पाथ लेगा वो कम रेडियस वाला लेगा, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो अब बड़े वाले का एक चक्कर मार सके। तो उसके बाद क्या होगा, ये पूरा हुआ, उसकी और एनर्जी एमिट हो गई, क्योंकि रिलीज हो रही है रेडिएशन की फॉर्म में, तो वो एक और चक्कर मारेगा। लेकिन अब वो क्या करेगा, धीरे 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 क्या होता जाएगा, यहाँ पर उसकी एनर्जी लूज होती जाएगी। तो वो लूज हो रही है, तो वो धीरे 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 स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए क्या करेगा, इन द एंड क्या होगा, वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और हमारा न्यूक्लियस ही तबाह हो गया, हमारा एटम ही तबाह हो गया। मतलब हमारा अब एटम कुछ बचा ही नहीं, प्रोटॉन के अंदर ही इलेक्ट्रॉन गिर गया, अब बचा क्या, हमारा एटम ही की जो स्टेबिलिटी थी वो ही खत्म हो गई, मतलब एटम का वजूद ही खत्म हो गया। तो रदरफोर्ड थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था कि देखो उसका ड्रॉबैक क्या निकला, देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात थी ना। ड्रॉबैक क्या निकला इसका, देखो इसका ड्रॉबैक क्या बना, सबसे पहला ड्रॉबैक क्या निकला, इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। वो मैंने तुम्हें बता दिया कैसे, लिखना है तो लिख लो। देखो क्या होगा, कैसे नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल ने क्या बोला, इफ अ चार्ज पार्टिकल, यहां पर मेरा क्या है, वो हो गया मेरा इलेक्ट्रॉन, इज अंडरगोइंग, इफ अ चार्ज पार्टिकल, जो मेरा इलेक्ट्रॉन इज अंडरगोइंग एन एक्सेलरेटेड मोशन, an accelerated motion around another charged particle, another charged particle, it must continuously emit energy, किसकी फॉर्म में, in the form of radiations, in the form of radiations, and must fall into the nucleus following a spiral path, spiral path। अभी मैंने तुम्हें सारा एक्सप्लेन कर दिया था, उसको बस हमने क्या लिख दिया, देखो क्या होगा, एनर्जी एमिट करेगा, तो कम एमिट करने से क्या होगा, उसका धीरे धीरे जो रेडियस है वो कम होता जाएगा सर्कुलर मोशन का, और एंड में स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम की जो एग्जिस्टेंस है खत्म हो गई। ठीक है, उसके बाद इसका दूसरा क्या था, इट वॉज
नॉट एक्सप्लेन, इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो अब मेरा लाइन स्पेक्ट्रा क्या है, कैसे बनता है, वो हम कहां पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जहां पर हम बोहर्स मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन लाइन स्पेक्ट्रा एक तरह समझ लो कि एक स्पेक्ट्रम, तुम्हें आइडिया तो है स्पेक्ट्रम क्या होता है, तुम एक तरह से मान लो भी रेनबो मान लो, क्या बोलते हैं उसके, वो एक स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो लाइन स्पेक्ट्रा क्या है, देखो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग हमारा क्या होना चाहिए कि हमारा जो स्पेक्ट्रा है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी रेडिएशन कॉन्टिन्यूसली एक तरह से एमिट हो रही है, तो हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। लेकिन हमने क्या देखा, हमने देखा जो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा है वो लाइन स्पेक्ट्रा है। लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है, मतलब वो कॉन्टिन्यूस नहीं है ऐसे, अगर मैं इसको कॉन्टिन्यूस हो गया, लाइन स्पेक्ट्रा, तो वो हमारा रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लाइन स्पेक्ट्रा है, ठीक है। तो हम इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, देखो इसके बाद हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे कि इसका यूज क्या है। पहले मैं मार्कर चेंज कर लूं, मार्कर देखो जो हमें अगला टॉपिक पढ़ना है वो क्या है मेरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये क्या होती है पता करते हैं पहले, होती क्या। देखो रेडिएशंस क्या होती है, देखो कुछ रेडिएशंस ऐसी होती है, रेडिएशन मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, कुछ रेडिएशंस ऐसी होती है जिन्हें क्या एक मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। जैसे कि अगर मैं साउंड वेव्स की बात करूं, तुम्हें पता ही है साउंड वेव्स पढ़ रखी है, साउंड वेव्स क्या होती है, उन्हें एक मीडियम चाहिए। मतलब अगर मैं जो बोल रहा हूं, अगर मैं एक वैक्यूम में खड़ा होऊंगा तो क्या होगा, तुम मेरी आवाज नहीं सुन पाओगे, तुम्हें क्या लगेगा, तो मतलब कुछ भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, साउंड वेव को क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। लेकिन कुछ वेव्स या रेडिएशंस ऐसी होती है जिन्हें क्या कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए। मतलब वो इतनी तेज है, तेज इन द सेंस कि मतलब उन्हें कुछ भी मीडियम नहीं चाहिए, वो इतनी जिद्दी है, वो फिर भी ट्रेवल कर ही जाएंगी। तो ऐसी रेडिएशंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सुन के भारी बढ़कर नाम लगता है, तो तुम समझ लो कि हम लाइट की बात, जैसे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहा हूं तो तुम उसको थोड़ा सा समझ सकते हो कि मैं लाइट की बात कर रहा हूं, ठीक है, लाइट वेव्स की, ठीक है। तो अब होता क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, देखो एक्चुअल में इसकी प्रॉपर्टी से हम इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है। देखो ये मेरी एक वेव है, ठीक है, ये उसका क्या है, प्रोपगेशन मतलब इधर की तरफ वो प्रोपगेट कर रही है, चल रही है, ठीक है। ऐसी रेडिएशन जिसमें मेरा जो प्रोपगेशन है वो परपेंडिकुलर है किसके, इसको समझने के लिए तुम ऐसा मान लो, देखो 3D बनाना मुश्किल है, मान लो ऐसे बनाना, ठीक है। ये क्या मेरा प्रोपगेशन ऑफ वेव, और यहां पर क्या मेरा इसकी परपेंडिकुलर मेरी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी के परपेंडिकुलर क्या है मेरा मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये बस समझाने के लिए एक तरह से ये समझ लो कि मेरा क्या, ये क्या मेरा मूव कर रहा है, ये मेरी क्या वेव मूव कर रही है, इस एंगल पे मेरे क्या इलेक्ट्रिसिटी, हमारी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है, और इस डायरेक्शन में मतलब उसके परपेंडिकुलर वो क्या मेरी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये तीनों क्या आपस में परपेंडिकुलर, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो तुम्हें इससे ये नहीं है कि इन्हें याद रखना है, बस समझो कि होता क्या है। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर मैं बोलूं कि ऐसी रेडिएशन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन का जो एंगल होता है वो क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती क्या मैंने बता दी। जैसे अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलूं तो तुम्हारे माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए कि मैं लाइट की बात कर रहा हूं, क्योंकि लाइट एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है, और उन्हें एक मतलब वो वैक्यूम में भी क्या होता है प्रोपगेट कर जाती है, मतलब उसे कोई मीडियम नहीं चाहिए, और उसकी स्पीड कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बताया, वैक्यूम में अगर मैं बात करूंगा तो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल ही होगी,
इसकी स्पीड, किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल, जो कि क्या होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे मुझे याद आया, देखो हमने उस दिन क्या पढ़ा था, चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे, तो शायद 1.66 लिखा गया था, वो 1.6 होता है, शायद गलती से 1.66 हो गया था, प्रोटॉन का भी 1.6, एक्चुअली 02 होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19, शायद उस दिन गलती से 1.66 लिखा गया था, तो वो ठीक कर लेना, ठीक है। हम 1.6 ही लेके चलते हैं, वैसे एक्चुअल में 1.602 होता है, ठीक है। तो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी करेक्ट करना, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, ठीक। तो हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, वो क्या स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है इन वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम में इन 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बात आ रही है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, हमें ये पढ़नी क्यों पड़ रही है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, देखो लाइट है हमारी, लाइट को हमारी एक थी मैक्सवेल थ्योरी, मैक्सवेल थ्योरी उसने, और एक मेरी थी प्लैंक्स थ्योरी। बैकग्राउंड बना रहे हैं कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, मैंने तुम्हें तो क्या बताया था, हर किसी के बीच का एक रीजन होगा, एक थी प्लैंक्स थ्योरी। तो मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, जो लाइट है ना वो वेव है, उसका वेव नेचर है, वेव नेचर मतलब कैसा हो गया, वेव नेचर मतलब साइन कर्व जो तुम वेव्स पढ़ते हो, ठीक है। और प्लैंक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, जो मेरी जो लाइट है ना वो क्या है, मेरा पार्टिकल नेचर है, लाइट का पार्टिकल नेचर है। फिर इन दो, इसने बोला भाई मैं तो वेव बोलूंगा, इसने बोला मैं पार्टिकल बोलूंगा, इन दोनों के बीच में बहुत बहस हुई, एंड में जो कंक्लूड हुआ उसको, उसके लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा आगे के लेक्चर्स में कि एक्चुअल में वेव है या पार्टिकल है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, मैक्सवेल थ्योरी, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, क्योंकि अगर अब हमें वेव के बारे में पढ़ना है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ जिसको हम किससे दिखाते हैं, लैम्डा, ठीक है। ये क्या होता है, ये मेरी एक वेव है, ये मेरी वेव है, ठीक है, ये मेरी एक वेव है। तो एक वेव का मतलब क्या हो गया, मैंने एक वेव साइन कर्व जैसे बोल सकते हैं, एक तरह से साइन कर्व बना दिया, हुआ क्या, मेरी वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और ट्रफ। ट्रफ मतलब क्या हो गया, एक जो मैक्सिमम होते हैं क्रेस्ट बोलते हैं, जो मिनिमम होते हैं वो ट्रफ। बोलने को एक तरह से हम बस यही बात कर रहे हैं कि देखो एक मेरी वेव का अगर हम देखें तो कितने में कंप्लीट हो रही है, यहां से गई यहां पर, हम यहां से ये भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हम क्या कर लेते हैं, दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा, ठीक है। एक्चुअल में है क्या, कुछ भी नहीं है, एक वेव का क्या है, कितनी लेंथ है, वो क्या है हमारी वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को लिख लो, क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। वो सिंपल है, इसकी यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट की बात करें तो वो क्या होती है, मीटर। लेकिन वेव तुम्हें पता है, वेव इतनी है, तुम्हें कभी दिखती है कि वेव हमारे आगे से जा रही है, क्योंकि उसके जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, बहुत छोटी। इसलिए इसके जनरल जो यूनिट्स यूज करते हैं, जनरली इसकी जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है, एंगस्ट्रॉम, जो कि होती है 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल, पिकोमीटर जो कि होती है 10⁻⁻12 मीटर, एक होती है मेरी फेंटोमीटर, वो क्या है 10⁻⁻15 मीटर। तो ये कुछ यूनिट्स है, लिख लेना, बहुत यूज आएगी। एक नैनोमीटर होती है 10⁻⁹, तो वो जैसे जैसे आएगी सामने हम वो पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो बात आ रही है अगली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की, वो क्या है, क्रेस्ट की स्पेलिंग देख लो, हाँ ये वरना स्पेलिंग में भी तुम पकड़ लोगे कि भाई सर ने स्पेलिंग गलत लिख दी। हमें केमिस्ट्री सीखनी है, वैसे जनरली यहाँ पर इंग्लिश तो तुमने सीख ली बहुत। अब देखो, अब बात की अगली क्या मेरी प्रॉपर्टी, हो गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम किससे दिखाते हैं, न्यू से, ठीक है। ये क्या बोलता है कि
मेरा मान लो एक पॉइंट है, एक मेरी वेव है जो इस पॉइंट से कितनी बाहर निकल रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। जनरली तुम समझ लो कि अगर हम पेंडुलम से बात करें तो हम क्या बोल देते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में वो कितनी बार ऑसिलेट हुआ। ऑसिलेट मतलब क्या, एक पॉइंट से कितनी बार 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 निकला। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। लेकिन हम वेव की बात कर रहे हैं तो बोल सकते हैं नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड। इसकी यूनिट क्या होती है मेरी, हर्ट्ज, या मैं इसको पर सेकंड बोल सकता हूँ। हर्ट्ज भी लिखा होता है कई बार, पर सेकंड लिखा होता है। बड़ी यूनिट्स होती है इसकी, मेगा हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो मेगा हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज 10⁻³ हो गया, मेगा हर्ट्ज 10⁻6 हो गया, वो तो तुम्हें मैथ्स के अंदर तुम पढ़ते ही हो। उसके बाद हमारी बात आती है, और इसका रिलेशन क्या होता है हमारा, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। ये मेरा क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या होती है मेरी वेवलेंथ, और ये मेरी क्या होती है फ्रीक्वेंसी। इनके बीच में रिलेशन होता है ये, ठीक है। इसको लिख लेना, ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां कहां यूज होगा आगे बताएंगे। अगला क्या है, वेव नंबर। वेव नंबर बहुत ही सिंपल चीज है, एक तरह से बस लगा लो कि वेव नंबर जो होता है उसका सिंबल क्या होता है, ये जो वेव फ्रीक्वेंसी का होता है उसके ऊपर एक बार लगा दो, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/λ। 1/λ क्या होती है इसकी वैल्यू, और होता क्या ये, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर लेंथ, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन होती है वेव नंबर की। बहुत सिंपल चीज है, मतलब एक तरह से लगा लो कि लैम्डा का जस्ट इनवर्स। तो मेरी इसकी यूनिट क्या बन गई, मीटर इनवर्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या उसका इनवर्स, वो क्या होती थी मीटर, ये क्या हो गया मीटर इनवर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं बोल रहा हूं 10⁻³ मीटर, ये क्या होगी वेवलेंथ, ये किसकी है, वन वेव की। एक वेव की हमारी क्या लेंथ की है, तो क्या हो जाएगी, अगर मैं 1 मीटर की बात करूं तो क्या आ जाएगा 1/10⁻³ इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास क्या आ जाएगी 10⁻³ वेव्स 1 मीटर में होती है। एक तरह से हम बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगली बात आती है, ये हमारी करेक्ट, एक होता है टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड क्या है, कुछ भी नहीं है, एक तरह से फ्रीक्वेंसी का जस्ट रिवर्स है, ठीक है। और अगला क्या, एक तरह से एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड वो क्या होता है कि ये मेरी वेव है, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, इसको हम क्या बोल देते हैं, चाहिए माप लो तो सेम ही होगी, तो इसको क्या बोल देते हैं एम्पलीट्यूड। अब अगली बात क्या आ रही है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, कि हमारी कितने टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। तो हमारी देखो सबसे पहले क्या आती है, कॉस्मिक रेस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आती है गामा रेस, फिर आती है एक्सरेस। एक्सरेस ये कहाँ यूज होती है, जो हमारे एक्सरेस हम करवाते हैं, पता होगा, हम जाते हैं जब हमारी हड्डी टूटती है कुछ, हम क्या एक्सरे करवाने जाते हैं, वहां पर इन्हीं रेस की हेल्प से ही हमारा एक्सरे लिया जाता है। उसके बाद क्या आती है हमारी यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, फिर कौन सी आती है विजिबल रेस। विजिबल रेस कौन सी होती है, जो तुम देखते हो, विबग्योर। जो ये विबग्योर है ये विजिबल रेस ही है। उसके बाद कौन सी आती है हमारी आईआर रेस। आईआर के बाद कौन सी आती है हमारी माइक्रो। उसके बाद कौन सी आती है रेडियो।
ठीक है, ये इसका मतलब क्या हो गया। अभी इसका ऑर्डर क्या है, ये हमारा ऑर्डर किस बेस पे है, यहाँ पे मेरी क्या हो रही है, यहाँ इधर की तरफ मेरा क्या हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज। इसका मतलब क्या हो गया, सबसे ज्यादा मेरी एनर्जी कॉस्मिक वेव्स की होती है और सबसे कम रेडियो वेव्स की। अगर मैं इसको लगाऊं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी है, अगर ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा मेरा, वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ये इधर की तरफ और इधर की तरफ मेरी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और तुम्हें पता ही है विबग्योर तो क्या होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। रेड का तुम्हें पता ही है इसकी क्या होती है, सबसे ज्यादा लैम्डा होता है और इसका सबसे कम होता है, लेकिन इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, इसका लैम्डा सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है, लेकिन ये वाली ऑर्डर को तुम्हें याद रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है, हद से ज्यादा इसका यूज होगा। ठीक है, देखो अब हमने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव पढ़ ली। तो एक और बात ध्यान रखना, जो हम किसी वेव को अगर हमने कैरेक्टराइज करना है कि ये कौन सी वेव है, तो उसके जो मेन होते हैं वो क्या, हम लैम्डा और म्यू से उसकी पहचान करते हैं कि ये कौन सी वेव है, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये गामा रे है या विजिबल रे है या आईआर रेडिएशन है, मतलब कौन सी रेडिएशन है, हम उसकी पहचान करते हैं उसकी लैम्डा से या फ्रीक्वेंसी वैल्यू से। ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट, ये क्या होता है, वेव नंबर, कैलकुलेट वेव नंबर इन सेंटीमीटर इनवर्स एंड फ्रीक्वेंसी, ये किस सिंबल किसका होता है, फ्रीक्वेंसी का, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट हैविंग वेवलेंथ। देखो हमें वेवलेंथ दे रखी है कितनी, 5800 एंगस्ट्रॉम। मुझसे क्या पूछा, वेव नंबर। देखो वेव नंबर पूछा मेरे से, तो वेव नंबर मेरा क्या होता है, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। मतलब वेव नंबर का मतलब क्या होता है, मैंने पढ़ाया था कि 1 मीटर में हमारी कितनी वेव्स आ रही है, तो क्या होता है वो वेव नंबर। तो मेरा क्या होगा, 1 बाय लैम्डा, तो ये मेरे किसके इक्वल होगा, 1 बाय 5800 एंगस्ट्रॉम। लेकिन हमें किस में चाहिए आंसर, सेंटीमीटर इनवर्स में। मुझे पता है ये किसका, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी क्या हो जाती है 5800 इंटू 10⁻10। अगर मैं 10⁻−10 अगर मैं मीटर की बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे किस में चाहिए, सेंटीमीटर में, तो +2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -8 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसका आंसर निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, देखो 1 बाय 5.8 इंटू 10⁻, क्या होगा -5 सेंटीमीटर इनवर्स बन गया। और ये क्या बना, 1 बाय 5.8, ये ऊपर चला जाएगा 10⁻5, इसको सोल्व कर लेना, वो तुम्हारा होगा आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। विजिबल रेंज है, वो रेंज हमारी अगर विबग्योर की बात करें, विबग्योर, तो वो अराउंड होती है 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। याद रखना, मतलब इसकी क्या होती है, ये हमारी किसकी बात कर रहा हूं मैं, लैम्डा की। लैम्डा की रेंज क्या होती है, 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। मतलब वॉयलेट की अराउंड 4000 होती है, एग्जैक्ट नहीं, अराउंड, और रेड की होती है 7000 अराउंड। तो और बीच में 4000 से 7000 के बीच में की होती है वैल्यूज। ठीक है, ये एक जनरल तुम्हें अप्रोक्स याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है, अ ब्रॉडकास्ट स्टेशन release a radiation of frequency 1368 किलोहर्ट्ज। निकालना है मुझे, कैलकुलेट द वेवलेंथ, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड। क्या है, मेरा एक ब्रॉडकास्ट स्टेशन है
जो क्या रेडिएशन एमिट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी कितनी उसकी है, हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड। देखो बहुत सिंपल है, हमने एक रिलेशन किया था, वो क्या था, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। ये बात ध्यान रखना, एक्चुअल में यहां पर क्या होता है, v बाय लैम्डा। v क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव, और लैम्डा क्या, वेवलेंथ, और ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। लेकिन फॉर EMR हमारा क्या होता है, v इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट होता है, इसलिए हम इसको v की जगह c लिख देते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू v बाय लैम्डा। अगर हम EMR वेव्स की बात कर रहे हैं तो वो क्या आ जाता है, c। अगर हम कोई डिफरेंट वेव की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आता है, v। ठीक है, तो यहाँ पर तो देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, EMR रेस की बात ही कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, c म्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। तो मुझे निकालना क्या है, लैम्डा, तो मेरा लैम्डा क्या हो गया, c बाय म्यू। c की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और मुझे फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 1368 किलो हर्ट्स। किलो हर्ट्स को अगर मुझे हर्ट्स में करना है तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई, तो क्या 1368 इंटू 10⁻3, और ये क्या हो जाता है, ये भी पर सेकेंड होता है, हर्ट्स का मतलब पर सेकेंड ही होता है, तो क्या हो जाएगा मेरा, पर सेकेंड से पर सेकेंड तो चला गया, तो अब मेरा क्या बन जाएगा, ये 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.368 इंटू 10⁶, इससे ये 2 कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा मेरा 300 डिवाइडेड बाय 1.368। इसको सोल्व कर लेना, तुम्हारा क्या वो आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू इन मीटर। देखो अब हमें क्या पढ़ना है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये हम बाद में भी पढ़ सकते थे, लेकिन हम इसको अभी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि तुमने अभी रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा है, थोड़ा सा तुम्हारे माइंड में उसका आइडिया है, आगे जाके तुम भूल जाओगे। बाकी ये फिजिक्स का ज्यादा पार्ट बोल सकते हैं हम इसको, लेकिन ये हमारे केमिस्ट्री से थोड़ा सा रिलेटेड है, प्लस इसके अंदर जो कंसेप्ट है बहुत ही इजी है, तुम्हें बहुत आराम से समझ आ जाएगा जब तो अभी तुम देखोगे। ठीक है, तो ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसमें क्या था, अभी हमने क्या पढ़ा था, ये मेरा न्यूक्लियस था, ठीक है, यहां पर मेरा क्या था, मेरा अल्फा पार्टिकल था, ये मेरा क्या था, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल जो था वो मेरा क्या मूव कर रहा था इसके पास, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, अभी हमने जब स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसमें क्या हो रहा था, अल्फा पार्टिकल जा रहा था टुवर्ड्स न्यूक्लियस। फिर यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे आगे पहुंचा, ठीक है, आगे जाएगा, उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, आगे गया आगे गया, यहां पर क्या हुआ, इस पॉइंट पे आके यहां पर इस पे रिपल्शन स्टार्ट हो गई। क्यों, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज हो है, क्योंकि हम देखो एटम के ऊपर करवा रहे हैं, और हमारा जनरली क्या था कि ये मेरा क्या, उसके अंदर क्या बैठे हैं, मेरा न्यूक्लियस बैठे हैं। तो ये जो हीलियम का हमारा अल्फा पार्टिकल है वो क्या आगे जाएगा जाएगा जाएगा, यहां पर आते ही हल्का हल्का उससे रिपल्शन फील होने लग जाएगा। लेकिन वो क्या एक हाई वेलोसिटी से आ रहा था, लेकिन वो हार तो नहीं मानेगा, वो भी आगे जाएगा आगे जाएगा जाएगा, लेकिन यहां पर आकर ऐसा हो जाएगा कि वो इतना रिपल्शन हो रहा है कि वो उसको फेस ही नहीं कर पा रहा, तो वो क्या हो जाएगा, अपना पाथ बिल्कुल मोड़ देगा और वापस चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक तरह से बोल सकते हैं ये मेरा क्या होगा, अगर मैं इसको क्यू पॉइंट बोलूं, यहां पर मेरा जो है काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जीरो होगी, वो मोमेंटरली होगी लेकिन जीरो तो होगी एट, मतलब बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, मतलब कि एट रेस्ट पे आ जाएगा, कुछ मोमेंट के लिए आएगा लेकिन आएगा तो सही, क्योंकि यहां पर जीरो होगी तभी तो वो मुड़ के जाएगा। तो इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब क्या हुआ कि ये मेरा देखो हीलियम था, हीलियम की इसके पास चार्ज कितना होता है, हमारा कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और इस पे मेरा चार्ज कितना होता है Z इंटू, Z क्या हो गया मेरा एटॉमिक नंबर, जितने उसके अंदर क्या प्रोटॉन्स, और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, इक्वली होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, तो वो क्या हो गया ZE। अब देखो अगर मैं बोलूं इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा, तो वो भी फोर्स कौन सा होगा, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसकी वैल्यू क्या होती है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये होती है। इस पर कुछ फोर्स लग रहा है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अगर नहीं पढ़ा तो तुम आगे पढ़ोगे फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये, ठीक है। अब ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो तुम 1/4πε0, वो तुमने फिजिक्स में बहुत खूब पढ़ना है, उसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होती है। तो क्या होगा, फोर्स की वैल्यू ये आ गई। अगर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालूं,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाली, तो मेरा क्या आ जाएगा कि Q1 Q2 बाय R आ जाएगा। ये ध्यान रखना, एनर्जी के लिए हम यहाँ पर इनको विद साइन लेते हैं, इसका साइन क्या और इसका साइन क्या, हम इन दोनों में पॉजिटिव बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो वहां पर साइन, लेकिन फोर्स में कुछ ऐसा नहीं होता कि हम इसमें साइन ले या ना ले, लेकिन एनर्जी में जरूरी होता है क्योंकि वही बताता है अट्रैक्शन है या रिपल्शन है। ठीक है, तो होगा क्या, अगर मैं बात करूं एट पॉइंट क्यू की पे बात करूं तो मेरा क्या होगा, ये मेरा मान लो एक बॉक्स है, ये मेरा मूव कर रहा है, एकदम मैंने इसको स्टॉप कर दिया। एक वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, वो तुम फिजिक्स में पढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि वर्ड्स तुम्हें लग रहा है कि भारी वर्ड कम है, अगर ना भी बोलता तो तुम समझ जाते। ये मेरी एक बॉक्स मूव कर रही है बहुत तेज, सामने मैंने उसको एकदम रोक दिया। ठीक है, रोकने पे क्या होगा, यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर ही तो होता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो। तो जीरो हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इस पॉइंट पे इसकी जो सारी एनर्जी है ना वो किस में कन्वर्ट होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी यही कहती है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो इक्वल टू वर्क डन होता है, और मेरा वर्क डन इसमें क्या है, हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी में वो सारा कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट क्यू जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है वो सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, होगी इसकी हाफ एम वी स्क्वायर, और मास किसका होगा, अल्फा पार्टिकल का, वेलोसिटी भी अल्फा पार्टिकल की, और किस में कन्वर्ट हो जाएगी वो, चार्ज Q1 पे चार्ज कितना है 2e, Q2 पे कितना है Ze, जो भी मैं न्यूक्लियस ले रहा हूं उस पर डिपेंड करेगा Z की वैल्यू, डिवाइडेड बाय R। R क्या है मेरा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यही मेरा R है जो बताएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, C डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, R की वैल्यू। तो भाई R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 4kZe स्क्वायर डिवाइडेड बाय m अल्फा बी अल्फा स्क्वायर। ये मेरा क्या फॉर्मूला बन गया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। k की वैल्यू पता है, z की तुम्हें पता होगी, किसके लिए निकाल रहे हो, e की भी पता होती है, मास भी पता है। मास क्या होता है हमारा 4 होता है। ठीक है, लेकिन उस 4 इसको हम कन्वर्ट किस में, ग्राम्स में रखना है, और केजी में रखना पड़ सकता है अगर हम सब SI यूनिट में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर केजी में अल्फा पार्टिकल का मास आ जाएगा और वेलोसिटी हमें गिवन होगी, तो हम वहां से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है।